हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट किया था फोर्थ बेसिक कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंस, उसका पार्ट बी करेंगे। वो जो था वो पार्ट ए था जहां पे हमने इंडिपेंडेंस को देखा था कि दो पैरामीटर्स पे इंडिपेंडेंस को मापा जाता है। कौन कौन से थे सर? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। क्या था? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। सर एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज करवा दोगे वाला, हमें ना थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ था। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दो कि हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में क्या किया था। बिल्कुल, आइए पहले 5 मिनट में हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं लास्ट पूरे कॉन्सेप्ट को। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जो भी कवर किया था, हमने देखा था इंडिपेंडेंस को हम लोग दो ट्विन कंडीशन में डिवाइड करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। सर क्या था मतलब? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब था कि माइंड का ऐसा स्टेट, माइंड की ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जो आपको अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है कि आप एक ओपिनियन दे। कैसा ओपिनियन सर? ऐसा ओपिनियन जिस ओपिनियन के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो। सर ऐसी माइंड की कंडीशन, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, जिस स्टेट ऑफ माइंड से आप एक ऐसा ओपिनियन दे रहे हैं जिस ओपिनियन के ऊपर किसी का भी कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि आप एक्ट कर पाए विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। 3 चीजें आईओपी, क्या? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कि सर द स्टेट ऑफ माइंड दैट अलाउज, दैट परमिट्स द provision of an opinion without being affected by influences, allowing an individual to act with integrity, objectivity एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कि ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो, हिंदी में इंग्लिश में, क्योंकि एग्जाम में अगर 4 नंबर में आया तो आपको यही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी और होममेड लैंग्वेज आप नहीं बना सकते। फिर से सुन लो हिंदी में, ऐसा माइंड का स्टेट, ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन माइंड का जो आपको ये अलाउ करे कि आप एक ऐसा ओपिनियन दे, ऐसा ओपिनियन दे जिसके ऊपर, जिस ओपिनियन के ऊपर किसी का भी कोई इंफ्लुएंस ना हो, ताकि आप एक्ट कर पाए विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उसको हमने कहा था इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। सर इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या था? आपको ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को, ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना है, दूर रखना है, जिन फैक्ट, जिन सर्कमस्टांसेस को देख करके थर्ड पर्सन को, किसको? थर्ड पार्टी को, अगर वो वैसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखता है उस और ये कंक्लूड करता है कि आपका इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मतलब एज ए ऑडिटर आपको ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करना है, दूर रखना है, जिनको देख करके थर्ड पार्टी को, तीसरी पार्टी को ये कंक्लूड कर रहा है, तीसरी पार्टी, कि आपकी इंटीग्रिटी या ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो अगर जब आप ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करेंगे, मतलब आप इंडिपेंडेंट है अपीयरेंस से, देखने में भी आप इंडिपेंडेंस है, माइंड से तो आप है ही। हमने इसके एग्जांपल लिए थे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जहां पे उनका रिलेशनशिप क्या था? ब्रदर्स का रिलेशनशिप था, भाई थे दोनों। मिस्टर एक्स का बिजनेस था, मिस्टर वाई प्रैक्टिस में थे, सीए इन प्रैक्टिस। मिस्टर एक्स जो बड़े भाई हैं, मिस्टर वाई जो छोटे भाई हैं, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं हमारा ऑडिट कर दो। लेकिन आपको पता है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में लड़ाई है, WWE है, बिल्कुल नहीं बनती। तो मिस्टर वाई बोलते हैं कि हाँ भैया हम आपका ऑडिट तो कर देंगे, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से ऑडिट करेंगे, पूरा इंडिपेंडेंट रह करके माइंड से ऑडिट करेंगे। जो भी मिस स्टेटमेंट मिलेगी हम उसको रिपोर्ट करेंगे। मतलब कोई हमारे बीच में रिलेशनशिप, हम लोग रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे जब आपका ऑडिट करेंगे, वो साइड में रखो आप। लेकिन ये देखो, ये मैंने एग्जांपल यहां पे दिया था। लेकिन एक चीज बताओ, जो थर्ड पार्टी है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हमने एग्जांपल लिया था, या आप खुद लगा लो, अपने आप को रख लो वहां पे, क्या आपको देख करके ये जो ऑडिट किया है मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स का, क्या देख करके लग रहा है क्या मिस्टर वाई ने सारे मिस स्टेटमेंट निकाल करके रिपोर्ट किए होंगे? नहीं सर, बिकॉज कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है, जो ब्रदर का जो रिलेशनशिप है, वो बीच में आया होगा सर। ठीक है, वो नेचुरल चीज है सर। तो मिस्टर वाई बायस हो गए होंगे वहां पर, उनका अनबायसनेस नहीं आया होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे होंगे। तो ये जो इंडिपेंडेंट
कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, कि मिस्टर वाई माइंड से तो इंडिपेंडेंट है, मान लिया मिस्टर वाई आपको, लेकिन आप अपीयरेंस से देखने में थर्ड पार्टी को आप इंडिपेंडेंट नहीं लग रहे हैं, तो मिस्टर वाई ऐसा ऑडिट करते हैं तो वो नहीं, मतलब वैलिड नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने एक और लिया था, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का, दोनों भाई हैं, दोनों के बीच में सबको पता है कि लड़ाई है, नहीं बनती एक दूसरे से, लेकिन अगर फिर भी वो कोई ऐसी डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई नेगोशिएशन में एंटर करते हैं तो सबको पता है ये चीज तो कि कहीं ना कहीं फेवरिज्म, कहीं ना कहीं बायसनेस दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि दोनों हैं तो भाई ही ना, एक दूसरे के तो सगे ही है ना कहीं ना कहीं, तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको दिखेगा, थर्ड पार्टी को ना, मान लो कॉम्पिटिटर्स हैं या गवर्नमेंट है, तो उनको दिखेगा कि इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी डील साइन की है, एग्री किया है, उसमें कहीं ना कहीं उनका जो रिलेशनशिप है वो आया होगा बीच में। तो कहने का मतलब क्या है, जब थर्ड पार्टी ऐसी कोई चीज, ऐसे सर्कमस्टांस इफेक्ट को देख करके जब थर्ड पार्टी ये कंक्लूड करे कि आपकी इंडिपेंडेंस हर्ट हुई होगी, आपकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हर्ट हुआ होगा, दैट मींस आप अपीयरेंस से इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे माइंड से कितना भी इंडिपेंडेंट हो। और हमने ये भी समझा था कि दोनों, यहां पे जो कंडीशन थी मैंने आपको बताया था ना कि एंड, ये यहां पे क्या एंड, कि ये दोनों कंडीशन सर सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों ही ऑडिटर को कैरी करना है, तभी वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे, जय श्री राधे सर। उसके बाद सर हमने 3 शब्दों का मतलब देखा था, हमने क्या किया था सर, 3 शब्दों का मतलब देखा था, इंटीग्रिटी सॉरी ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर इंटीग्रिटी का मतलब था होनेस्टी, मतलब कि जो जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को मिला है उसने वैसा ही रिपोर्ट किया है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सक्यूज मी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे हैं कि जहां पे ऑडिटर को अनमोडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, क्लीन ओपिनियन देना चाहिए, तो उसने वैसा ही दिया है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे हैं कि वहां पे उसको मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, तो उसने वहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, क्लीन नहीं दिया। तो मतलब ऑडिटर ने इंटीग्रिटी को फॉलो किया है। सर ये ओपिनियन क्या होता है, मैं अभी तक समझ में नहीं आया, आप फर्स्ट क्लास से बोल रहे हो ऑडिटर ओपिनियन देता है, ऑडिटर ओपिनियन देता है, ये ही तो हमारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है। जो 5th कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका ओपिनियन का रहेगा, कि ओपिनियन क्या होता है, कितने टाइप्स के ओपिनियन होता है आपका, और कौन कौन से सर्कमस्टांस में कौन कौन सा ओपिनियन ऑडिटर देता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। सर उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिविटी समझा था कि जब आप अपना ओपिनियन एज ए ऑडिटर किसी फैक्ट या एविडेंस के बेस पे दे रहे हो, मन से, अपनी इच्छा से, अपने मूड के हिसाब से नहीं दे रहे हो, दैट मींस आपने ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो किया है, आप सब्जेक्टिव नहीं हो। एग्जाम्पल लिया था ना कि एक क्लाइंट के पास आप ऑडिट करने गए हो, वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, आपके लिए खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें मंगवा करके देता है, ठीक है, आपको पूरी इज्जत देता है, पूरा कैबिन दिया हुआ है आपको, पूरा प्रॉपर सब कुछ लगा हुआ है, इसमें एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है सर। तो क्या उसकी इस हॉस्पिटैलिटी के बेस में हम ये बोलते हैं क्या कि क्लाइंट तो बहुत अच्छा है, ये तो हमें इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, ये इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हमें स्टेटमेंट मिलेगी, इतना भला मानुस है ये तो नहीं सर। हम जो अपना ऑब्जेक्टिव, हम जो अपना ओपिनियन देंगे, हम वो ओपिनियन हमें जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, एक वर्ड क्या यूज होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो हमें मिलेंगे उसके बेस पे देंगे। अब सर ये क्या बला है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, अगेन ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट होगा, जहां पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। अभी आप ये समझो, एविडेंस के बेस पे ऑडिटर ओपिनियन देता है, मन से, इच्छा अनुसार, इन सब चीजों को देख करके, हॉस्पिटैलिटी वगैरह को उसके बेस पे ओपिनियन नहीं देता है। दैट मींस वो ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहा है। तीसरी चीज हमने जो सर पढ़ी थी वो थी कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि सर अलर्ट और क्वेश्चनिंग माइंड रखना। जब आप ऑडिट कर रहे हैं ना, तो अपने माइंड को आपको ताला नहीं लगाना, आपको उसको ओपन रखना है। जैसे अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको अपने माइंड को ओपन रखना पड़ता है, सतर्क रखना पड़ता है, अलर्ट रखना पड़ता है, ताकि आप चीजों को लिंक कर पाए। अगर आप बंद माइंड से पढ़ाई करेंगे तो आपके माइंड में कुछ जाएगा नहीं, आपको याद नहीं होगा। बुक सामने, कई बार ऐसा होता है ना, बुक सामने खोल के रखी हुई है, बहुत टाइम निकल गया, हमें कुछ याद ही नहीं होगा, कुछ समझ ही नहीं आया, बस बुक सामने रखी हुई है, माइंड में कुछ अलग ही थॉट चल रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका माइंड अलर्ट नहीं है। तो ऐसे ही जब आप ऑडिट कर रहे हो, हे ऑडिटर, तो आप जो भी एविडेंस आपको मिलते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर रहे हो, जो भी प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे इंश्योर करना कि आपका जो माइंड है वो क्वेश्चनिंग माइंड है। आपको हर चीज को एनालाइज करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है, प्रॉपर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, ताकि आप अपनी रिपोर्ट में ये बोल पाए जो आप ओपिनियन दे रहे हैं वो सही है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो डिपेंड करेगा
आपने जो एविडेंस कलेक्ट किया उसके बेस पे। तो एविडेंस आपको कैसे मिलेंगे? जब अपने माइंड को आप ओपन रखेंगे, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड रखेंगे। ठीक है सर, हमने इसमें एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा ये 100 इनवॉइसेस वाला, कि हमने 100 इनवॉइसेस के सैंपल दिए परचेज के, वो 96 ला करके दे रहा है। तो एक ऑडिटर बोल रहा है ठीक है 96 चेक कर लेते हैं, बात खत्म। एक ऑडिटर क्या बोल रहा है, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं हमें तो वो 4 ही इनवॉइसेस चेक करने थे जो आप हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, वहीं पे तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सर हमने कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया था अपना, ये मैंने आपको लास्ट क्लास का रिवीजन करवा दिया यहां पे। अब हम लोग देखते हैं, आज हम लोग सर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। सर इसका मतलब क्या होता है? आप इन नोट्स को एक बार भूल जाओ, आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको ना कुछ सिचुएशंस दूंगा, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ सर ऐसा तो होता होगा प्रैक्टिकली। इंडिपेंडेंस, आपको पता है इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? फिर से कि सर जब हम अपना ओपिनियन, अपना जो काम कर रहे हैं वो बिना किसी के विशेष के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन के बिना काम नहीं कर रहे, क्लाइंट के बोले बोले काम नहीं कर रहे, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब सर कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसी कंडीशन सर्कमस्टांस आ जाते हैं जहां पे आपका जो इंडिपेंडेंस है, जो आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कैसे सर? मान लो आप जिस क्लाइंट पे, ऐसा होता है प्रैक्टिकली भी, आप जिस क्लाइंट को ऑडिट करने जा रहे हो वहां पे आप बहुत टाइम से ऑडिट करने जा रहे हो, मान लो 2 साल हो गए आपको, 3 साल हो गए, आप पूरे स्टाफ को उनके जानते हो, वो लोग आपको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, किसी क्लाइंट का आप ऑडिट करने गए तो वहां पे आपका क्या होता है, एक नेचुरली एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं किसी क्लाइंट के ऑडिट पे गया हूं, मैं 2 साल से वहां जा रहा हूं, ठीक है, या 3 साल से वहां जा रहा हूं। अब जब मैं गया ऑडिट करने, वहां के एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, उनको मैं अच्छे से जानता हूं। ठीक है, 3 साल से वो मुझे ऑडिट करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, इस साल मैंने उनसे कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा, वो बोलते हैं सर ये तो अभी अवेलेबल नहीं है, आप ये चेक कर लो, ये सर ठीक है सब कुछ रहने दो ना, ठीक है आपको पता ही है 3 साल से हम काम कर रहे हैं, साथ में आप ऑडिट कर रहे हो, क्या मिला आज तक? कुछ नहीं मिला। तो ठीक है ना सर, आप भी क्या बोलते हो? हाँ सर सही बोल रहे हो, 3 साल से मैं काम कर ही रहा हूं आपके साथ, आज तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं है, और आप कितना अच्छे से काम करते हो, ठीक है सर सब कुछ ठीक है। तो ये जो आपने यहां पर ठीक है करके छोड़ दिया, चेक नहीं किया वो डॉक्यूमेंट, हो सकता था उस डॉक्यूमेंट में मिस स्टेटमेंट मिल जाती है आपको, तो वो जो आपने ये इंडिपेंडेंस, आपकी जो कॉम्प्रोमाइज हुई, आपकी यहां पे जो आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आप बोल सकते हो, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड आपने नहीं रखा, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये जो थ्रेट था, किस टाइप का थ्रेट था सर? ये फैमिलियरिटी थ्रेट इसको बोलते हैं, कि आपने क्लाइंट के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, बिकॉज आप क्लाइंट के साथ बार बार काम कर रहे हो, तो एक नेचुरल एक बॉन्ड क्रिएट आता है, जिसकी वजह से हो सकता है आप सर्कमस्टांसेस को, जहां पे मिस स्टेटमेंट हो सकती है, मिल सकती हैं, उनको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, और अपना काम इंडिपेंडेंटली ना करें, ना कर पाए। ठीक है, तो इस थ्रेट को बोलते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जिस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हो वहां पे आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मान लो क्लाइंट, जहां पे आप ऑडिट करने जा रहे हो, क्लाइंट आपको कोई जॉब ऑफर कर देता है, ऐसा होता है, बिग फोर फर्म में होता है, बहुत जगह होता है। जब आप ऑडिट करेंगे, जब आप कहीं पे काम करेंगे, आप देखेंगे जिस क्लाइंट पे आप ऑडिट करने जा रहे हो, अगर उस क्लाइंट को, वहां के मैनेजमेंट को अगर आपका काम अच्छा लग रहा है एज ऑडिटर, एज ए इंडिविजुअल, तो आपको हो सकता है वो जॉब ऑफर कर दे। आप जब ऑडिट कर रहे हो ना, करते टाइम ही आपको मैनेजमेंट बुलाता है एक दिन, उनका जो सीएफओ है, सीईओ है, बोलते हैं सर आप हमारे यहां ही ज्वाइन कर लो ना, ये पैकेज है, आप जहां जिस फर्म में जॉब कर रहे हो उससे आपको बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है, आपको पता है कि कंपनी में जॉब आप जो कर रहे हो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपका इंटरेस्ट था कंपनी में ज्वाइन करने का हमेशा से। तो जब आप ऑडिट करेंगे तो क्या आप उनकी गलतियों को, उनके मिस स्टेटमेंट्स को, चाहे वो फ्रॉड से हो या एरर से हो, निकाल के ढूंढ करके रिपोर्ट कर पाएंगे क्या? बिकॉज आपको पता है क्लाइंट ने तो आपको जॉब ऑफर कर दी, अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है जॉब हाथ से चली जाए। तो जब आपका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है क्लाइंट के वहां पर जहां पे आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आपका खुद का एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया वहां पे। एक और सुनो सर, एक एग्जाम्पल होता है, एक चीज होती है मेकर एंड चेकर का कॉन्सेप्ट। आपको पता है जो पर्सन जिस चीज को बना रहा है, अगर वो खुद ही उस चीज को चेक करेगा, रिव्यू करेगा, तो क्या वो उस चीज में गलती ढूंढ पाएगा? क्या कभी नहीं ढूंढ पाएगा सर। एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोल दूं, आपको अपना पेपर खुद लिखना है और खुद तो लिखोगे ऑब्वियसली, खुद ही चेक करना है, लेकिन कोई और चेक नहीं करेगा, थर्ड पर्सन चेक नहीं करेगा, तो क्या कोई भी स्टूडेंट दुनिया में अपने आप को फेल कर पाएगा क्या? नहीं सर। दैट मींस मेकर और चेकर अलग अलग होने चाहिए। तो यहां पे आपका निकलता है एक थ्रेट जिसका नाम है सेल्फ रिव्यू थ्रेट।
इंडिया में भी ऐसी फर्म्स हैं, स्मॉल लेवल आप फर्म बोल सकते हो या मीडियोकर लेवल फर्म आप बोल सकते हो, और ऐसी कंपनीज भी हैं स्मॉल लेवल कंपनीज या मीडियोकर मीडियम लेवल कंपनीज जो हैं, प्राइवेट कंपनीज बेसिकली मोस्टली, जहां पे वो एक ही सीए फर्म को हायर करते हैं, वही सीए फर्म उनका ऑडिट कर रहे हैं, वही सीए फर्म उनका अकाउंटिंग कर रहे हैं, वही सीए फर्म उनका टैक्स देख रहे हैं। मतलब वो उन्होंने एक ही सीए फर्म को अपना सारा काम दिया हुआ है करने के लिए। तो एक चीज बताओ, जब एक सीए फर्म किसी क्लाइंट का अकाउंटिंग भी खुद कर रही है, मतलब एंट्री खुद डाल रही है और ऑडिट में आकर के खुद ही उस एंट्री को चेक कर रही है, तो क्या वहां पे कोई मिस स्टेटमेंट निकाल करके दे सकता है क्या? वो नहीं निकालेगा तो क्लाइंट बोलेगा अरे आपके खुद का ही स्टाफ तो ऑडिट अकाउंटिंग करता है, तो गलती तो खुद के स्टाफ को समझाओ। तो ऐसा होता है प्रैक्टिकली, जब आपको अपना ही काम रिव्यू करना पड़ जाता है तो वहां पे जो आपकी इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उस थ्रेट को बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एक और एग्जांपल दूंगा आपको जो अभी हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल आप सुनो, आपका है इंटिमिडेशन थ्रेट का। क्या सर? इंटिमिडेशन मतलब डराना धमकाना। ये सर क्या होता है? सिचुएशन हम लेते हैं, क्लाइंट एक ऐसा, फिर से रियल लाइफ का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जब कोई सीए फर्म स्टार्ट होती है, नई नई सीए फर्म स्टार्ट हुई, ठीक है, उसको 1-2 साल हुआ है या स्टार्ट हुई है, उसके पास कोई क्लाइंट का असाइनमेंट आता है, अच्छे क्लाइंट का असाइनमेंट आया, ऑडिट का असाइनमेंट आया। अब वो सीए फर्म नहीं है, उसको काम चाहिए मार्केट में, ठीक है, सर्वाइव करना है, तो क्लाइंट उसको अच्छी खासी फीस दे रहा है। अब वो जब ऑडिट कर रहा है, वो जो सीए फर्म है ऑडिट कर रहा है क्लाइंट का, उनको कुछ मिस स्टेटमेंट मिलती है, तो वो रिपोर्ट करना चाहते हैं उन स्टेटमेंट को, बिकॉज आप तो ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से ओपिनियन दोगे ना अपना, बट ट्रू एंड फेयर व्यू तो है नहीं क्लाइंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो आप डिस्कस करते हो मैनेजमेंट से कि सर ये प्रॉब्लम्स है, चलो ठीक कर लो या हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट बोलता है सर कर लो रिपोर्ट, मार्केट में ना और बहुत सारी सीए फर्म है, आपकी सीए फर्म थोड़ी अकेले। मतलब आपको क्लाइंट डरा रहा है एक तरीके से कि अगर आप मिस स्टेटमेंट रिपोर्ट कर दोगे तो हम आपको ऑडिटर हटा देंगे, हम किसी और को ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे, और उससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू जो मेजर आपको चाहिए वो जीरो हो जाएगा। मतलब बिकॉज आपको सर्वाइव करना है ना। दूसरा क्लाइंट ये भी बोल सकता है कि सर आप एक बार रिपोर्ट करके तो देखो, जितने भी इंडस्ट्री है ना जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस है, आसपास हर जगह बोल देंगे कि ये सीए फर्म से ऑडिट या कोई काम मत करवाना, ये लोग मिस स्टेटमेंट निकाल करके देते हैं बहुत ज्यादा, ये लोग कॉर्पोरेट नहीं करते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं। तो फैला देगा हमारे बारे में गंदी बातें और हमें फिर काम नहीं मिलेगा, झूठा झूठा बोलेगा। तो कहने का मतलब है ये जो सिचुएशन है, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर आप स्टेटमेंट रिपोर्ट नहीं करोगे तो जो आपकी इंडिपेंडेंस हर्ट हुई ना, आपने इंडिपेंडेंटली काम नहीं किया, क्लाइंट के प्रेशर के बेस पे आप लोगों ने वो रिपोर्ट नहीं किया, तो इसको बोलते हैं, जो थ्रेट ये क्रिएट हुआ, इंटिमिडेशन का थ्रेट। क्लाइंट आपको डरा रहा है, धमका रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं आपको फिर से बताता हूं एक चीज, कभी भी ऐसे थ्रेट धमकियों से डरने का नहीं है जिंदगी में अपने को। क्यों? क्योंकि क्लाइंट आपको अगर एक बार डराएगा और आप डर जाओगे तो आपको वो बार बार डराएगा। एक बार करेगा, आप डर जाओगे, वो बार बार करेगा। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन को लाइफ में आने मत देना। आप क्लाइंट को बोलो तुम करके देखो, तुम हमारे बारे में ऐसी अफवाह फैला के देखो, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास भी तो हैं, हमें भी तो पता है तुमने कितना इनकम टैक्स में घोटाला किया है, हमें पता है तुमने कितना जीएसटी में घोटाला किया है, हमें पता है ना तुमने कंपनी एक्ट के कौन से सेक्शन फॉलो नहीं किए, सबका एड्रेस मेरे को पता है। तुम एक बार करोगे, तुम एक बार कर दोगे ना, तुमने अफवाह फैला दी हमारे अगेंस्ट, हम सब जगह तुम्हारा ये रिपोर्ट हमारा सब जगह जाता है, हमको भी सबका एड्रेस पता है, फिर तुम देख लेना तुम्हारा हाल क्या होगा। तुम्हारे भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स है क्लाइंट, तो प्लीज ऐसी गलती मत करना दोस्त। तो ऐसे आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इंटिमिडेशन थ्रेट ऐसा होता है मार्केट में कि जो नई फर्म्स होती है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, जो क्लाइंट है वो चला ना जाए हाथ से, इसलिए वो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनके फेवर के लिए कर देते हैं, तो उनकी इंडिपेंडेंस वहां पे हर्ट हो गई। एक एग्जांपल और लेते हैं, सर कोई क्लाइंट है, आप उसका ऑडिट भी करते हैं और एक और असाइनमेंट आपके पास है, मान लो आप उसके टैक्स रिप्रेजेंटेटिव है, इनकम टैक्स के रिप्रेजेंटेटिव है। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, उस क्लाइंट पे एक इनकम टैक्स से नोटिस आ गया, ठीक है। उस नोटिस में लिखा हुआ था कि जो क्लाइंट है उसने कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया या कुछ टैक्स पे नहीं किया, पेनल्टी लगा करके भेज दिया इनकम टैक्स ऑफिसर ने। अब क्लाइंट आपको बोलता है सर ये नोटिस आया है, आप जाकर के इनकम टैक्स में रिप्रेजेंट करें हमें और हमारा जो केस है वो निकलवाएं। आप जाते हो, आप इनकम टैक्स ऑफिस चले गए और वहां पे बैठ करके आपने इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला देखो क्लाइंट का तो ये सब सिचुएशन है और क्लाइंट तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्लाइंट का पूरा सब कुछ टैक्स पेड है, टाइमली है। मतलब आपने क्लाइंट की तारीफें की, बढ़ा चढ़ा के क्लाइंट को बोला कि क्लाइंट तो हमारा राम का अवतार है, वो नहीं कर सकता ऐसा सब। लेकिन अब ये आपने बोल दिया, मान लो नोटिस आपका जो था वो हो गया जीरो और केस आपका निकल गया इनकम टैक्स का। अब एंड ऑफ द ईयर के बाद अब आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है।
ऑडिट करने बैठे, दिखा इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस 1, इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस 2, इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस 3, अरे भर भर के इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस किया हुआ क्लाइंट ने। अब आप ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करोगे, और आपको पता है ना ये चीज, मैंने आपको बताया था, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबके पास जाती है, इनकम टैक्स के पास भी, ठीक है, जीएसटी के पास भी, जीएसटी अथॉरिटी के पास भी, आरओसी में भी, अगर कंपनी है तो आरओसी में भी। तो अब आप कैसे रिपोर्ट में लिखोगे कि क्लाइंट तो इनकम टैक्स में डिफॉल्ट किया हुआ है? आपने खुद ही जाकर के इनकम टैक्स ऑफिस में क्लाइंट के बारे में प्रचार किया है, प्रसार किया, अच्छा बोला है कि क्लाइंट तो इनकम टैक्स में सबसे बेस्ट है। अब आप कैसे उसको रिपोर्ट करोगे? तो कहने का मतलब है जब ऐसे टाइप का थ्रेट आता है, अब आप इनकम टैक्स के जो नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं बोल पाओगे, दैट मींस ये जो थ्रेट है इसको बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेट, जहां पे आप क्लाइंट का प्रचार प्रसार कर देते हो, क्लाइंट के फेवर में कुछ कर देते हो, और बाद में आपको सिचुएशन दूसरी मिलती है कि क्लाइंट तो ऐसा नहीं है, गलत है क्लाइंट, तो क्या आप अपनी पहली बोली गई बात से नहीं पीछे हट पाओगे, बैक स्टेप नहीं ले पाओगे? तो वो जो थ्रेट क्रिएट होगा उसको बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेट। एक बार प्यार से बोल दो, जय श्री राधे। तो सर ये 5 टाइप के थ्रेट हैं जो आपके दिए हुए हैं सिलेबस में, आपके चैप्टर में। कौन कौन से सर? मैंने आपको बताया, इसका मैं आपको एक निमोनिक लिखवा देता हूं, आप देखना स्क्रीन पे। सर FSSAI, अगर आप गूगल करेंगे ना, अगर आप गूगल करते हैं तो आपको FSSAI का जस्ट ऐसे ही निमोनिक, आप निमोनिक याद करना चाहें कोई लोड नहीं है, निमोनिक याद करो ना करो, आपको ये 5 पॉइंट पता होने चाहिए, बस 5 पॉइंट याद होने चाहिए, 5 थ्रेड के नाम याद होने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ये आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक अथॉरिटी है, जितने भी आपके खाने पीने के आइटम है उसको आपको क्वालिटी टेस्टिंग करवानी पड़ती है, उसका एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आप जो भी प्रोडक्ट देखते हैं उसके पीछे देखना, ये लिखा मिलेगा FSSAI, ठीक है। तो इसका मतलब वैसे हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बट हमारे लिए ऑडिट में हम इसको कैसे याद करेंगे? F से आपका क्या है सर? फैमिलिटी थ्रेट। S से क्या है सर? आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एक और S का मतलब क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। A का मतलब क्या है? एडवोकेसी थ्रेट। I से क्या है सर? इंटिमिडेशन थ्रेट। ये 5 टाइप के थ्रेट है, सॉरी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये आपके हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलिटी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसके अंदर कंटेंट देखते हैं। जो एग्जांपल है वो इसके अंदर ही जो मैंने आपको दिए हैं आपको मिलेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? मतलब लिखा हुआ है, उस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब क्या है, और एग्जांपल दिए हुए हैं 2-3। तो हमको बस ये याद करना है, मतलब हमें समझ में आए कि मीनिंग ये है। अब जो इसकी लैंग्वेज है ना, एग्जाम में दोस्त मैं आपको बताता हूं, आपको ऑडिट में अगर मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको लैंग्वेज याद करना पड़ेगा, वो मेहनत आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर आप वो मेरे साथ कर लेते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने आप आपको वो लैंग्वेज याद करना पड़ेगा। मेन पहली चीज होती है समझना कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब क्या है। उसके बाद अच्छा लैंग्वेज ये है, एग्जांपल आप बहुत इजी एग्जांपल याद करना, वो आपको याद करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप रट्टा मारेंगे बिना समझे, कॉन्सेप्ट को बिना समझे, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक किए बिना अगर आप उसको रट्टा मारेंगे, बहुत मुश्किल होगा आपको एग्जाम में याद आना, लिख पाना उसको, ठीक है सर। तो सर देखो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को कैसे एक्सप्लेन किया है यहाँ पे मैंने, इसमें क्या किया है, मैंने हर एक जो आपका टेबल है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें हाईलाइट भी किए हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया है, ताकि आप अगर उनको भी याद कर लेते हो तो भी आपका एग्जाम में अच्छा हो जाएगा वो कंटेंट, उसमें गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट देखते हैं, दीज थ्रेट्स अराइज व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, इट्स पार्टनर और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। मतलब मैंने आपको बताया ना, जब आपको कोई पैसे के रिलेटेड फाइनेंशियल कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो क्लाइंट के अंदर, तब ये टाइप का थ्रेट आपका राइज होता है। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि क्लाइंट ने आपको एक जॉब ऑफर कर दी, तो आपका जॉब जो है वो क्या होगा, आपका खुद का इंटरेस्ट वहां पे इन्वॉल्व हो गया, तो आप ऑडिट वो है वो ढंग से नहीं कर पाएंगे, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। या ऐसा हो सकता है दूसरा, आप इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपने कोई लोन या गारंटी ले रखा है या दे रखा है क्लाइंट को। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो आपका जो रिलेटिव है, मान लो आपका भाई है, ठीक है, जो बिजनेस कर रहा है, वो जो आपका भाई है, वो जो क्लाइंट है, वो जो क्लाइंट का क्या है, बहुत बड़ा सप्लायर है। आपका भाई क्या है, सप्लाई करता है मटेरियल आपके क्लाइंट को। अब अगर आपने एज ए ऑडिटर क्लाइंट के अगेंस्ट बोला, रिपोर्ट किया, तो जो क्लाइंट है वो आपके भाई से मटेरियल लेना बंद कर देगा, तो आपके भाई को बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मटेरियल आप देते हो कंपनी को तो आपको पैसा मिलता है ना, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उससे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको क्लाइंट से, आपके भाई को, तो आपके भाई का वो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है
कि जब आपका क्लाइंट पे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तब ये टाइप का थ्रेट क्रिएट होता है। क्लाइंट को खोने का डर, देखो इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग अ क्लाइंट, अगर आप कोई क्वालिफिकेशन या डाइवर्सिटी मार्क देते हो, क्लाइंट बोलता है कि हम ऑडिटर बहुत है मार्केट में, ये वैसे आप बोलोगे ना, अगर आप देखते हो तो मैंने आपको इसका एग्जांपल इंटिमिडेशन में दिया था, बट यहां पे क्या आपकी फीस खत्म हो रही है ना, आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर आएगा। उसके बाद सर ये देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट, तो आपको 2-3 एग्जांपल कोट करने हैं और मतलब लिखना है, अगर एग्जाम में आता है। अगर खाली एक चीज पूछता है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बताओ, तो आपको ये पूरा 4 नंबर में लिखना पड़ेगा। अगर आपको 2-3 टाइप के थ्रेट पूछ लेता है तो अगर आप मीनिंग एंड 2 एग्जांपल लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब, ये देखो, जब सेम प्रोफेशनल रिव्यू करता है कोई भी वर्क जो उसने खुद ही किया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, छोटी फर्म्स में ऐसा होता है कि हम अकाउंटिंग भी खुद कर रहे हैं, फिर इसका ऑडिट भी खुद कर रहे हैं, तो जब ऐसा होगा तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट वहां क्रिएट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक सीए फर्म है, ठीक है, ये सीए फर्म है, ये क्लाइंट है। अब ये जो क्लाइंट है ना, इस पे एक पर्सन है, एक इंसान, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मान लो, वो यहाँ पे अकाउंटिंग के रोल में है, वहां यहाँ पे वो अकाउंटिंग करता था, बट क्या हुआ, वो उसने अप्लाई किया सीए फर्म में जॉब के लिए, और वो अब यहाँ पे सीए फर्म में ज्वाइन कर लेता है जो उसकी ऑडिटर है। ठीक है। और अगले साल क्या होता है, ऑडिट करने के लिए ऑडिट टीम का उसको पार्ट बनाया जाता है कि वो आकर के अब इस क्लाइंट का ऑडिट करेगा। अब वो इसके लिए क्लाइंट हो गया, पहले वो इसका एम्प्लॉयर था। अब जब वो अगले साल ऑडिट करने आ रहा है और वो ऑडिट कर रहा है, तो क्या ये जो पर्सन है, जो एम्प्लॉयमेंट जिसकी यहाँ पे फर्म में जो नया ऑडिट एज ऑडिटर जा रहा है क्लाइंट के पास, तो क्या ये मिस स्टेटमेंट निकाल पाएगा क्या? अगर उसको कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है और वो निकालता है, तो जो क्लाइंट है बोलेगा यार तुमने ही तो पिछले साल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, तुम इसके अंदर गलती निकाल रहे हो, तो मतलब अपना किया हुआ गलती कैसे निकालेगा? तो कहने का मतलब जब एक पर्सन अपने ही काम को रिव्यू करता है तो वहां पे वो उसकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी। दैट मींस वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो उस टाइप के थ्रेट को हम बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है सर। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया इसमें, देखो ये वाला, ऑडिटर और मेंबर और ऑडिट टीम हैविंग रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी से मूव करके वो ऑडिट टीम का पार्ट हो गया। और ठीक है, ये वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑडिट ऑफ एफएस डन बाय सेम पर्सन हु हैड प्रिपेयर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वही उनका ऑडिट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद सर एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी के थ्रेट का मैंने आपको क्या दिया, आप लिख सकते हो यहाँ पे हिंदी में अगर आपको लिखना है तो सर प्रचार प्रसार, कि जब क्लाइंट का आप प्रचार प्रसार कर देते हो कहीं पे और बाद में आपको पता लगता है यार ऐसा तो नहीं है एक्चुअल में, तो बैक स्टेप नहीं कर पाते अपनी बोली हुई चीजों से। ठीक है। ऑकर्स व्हेन ऑडिटर प्रमोट, ऑडिटर क्या करता है, प्रमोट करता है और इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज सबमिशन विद रिस्पेक्ट टू हिज क्लाइंट पोजीशन, क्लाइंट की पोजीशन को जब वो प्रमोट कर रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था इनकम टैक्स में जाकर के आप बोला है अच्छा कि क्लाइंट तो हमारा इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा कंप्लाई कर रहा है, तो उस केस में उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एग्जांपल दिया हुआ है, ऑडिटर बिकम अ विटनेस वेयर अ पार्टी टू लिटिगेशन इज क्लाइंट, ऑडिटर अपने क्लाइंट की जो लिटिगेशन थी, एग्जांपल इनकम टैक्स का लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिटिगेशन क्या था, इनकम टैक्स का केस, इनकम टैक्स का जो केस था क्लाइंट का, वो वहां पे आपने क्या किया, अपने विटनेस, आप पार्टी थे उस केस के अंदर, अब बाद में आपको नॉन कंप्लायंस मिल रही है तो कैसे रिपोर्ट करोगे? ऑडिटर एक्ट एज एन एडवोकेट इन लिटिगेशन फॉर क्लाइंट एंड और इन थर्ड पार्टी डिस्प्यूट, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है कि जहां पे आपने एज एडवोकेट काम किया हो। वैसे ये एडवोकेट वाला इसका एग्जांपल होगा, एक की क्लाइंट विटनेस था और क्लाइंट की साइड में थे आप, एक आपने खुद ही एडवोकेट बन करके क्लाइंट का केस लड़ा और बाद में आपको दिखता है यार नहीं ये तो गलत हो गया। ठीक है। ऑडिटर डील कर रहा है शेयर या सिक्योरिटी ऑफ ऑडिटेड क्लाइंट के साथ, ये आपका इसको रिमूव करने का, अब इसके बाद आएगा सेफगार्ड क्या है, तो मैं सेफगार्ड बताऊंगा कि सेफगार्ड कैसे आप इन थ्रेड्स को रिमूव कर सकते हो। ये थ्रेड्स अगर आते हैं तो एज अ ऑडिटर आपको क्या क्या आपके पास सेफगार्ड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे थ्रेड्स आपके दूर हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे या कम हो जाएंगे बहुत एक्सटेंड तक। फैमिलियरिटी थ्रेड, जहां पे आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ एस्टेब्लिश कर लेते हो। ठीक है। फॉर्म रिलेशनशिप विद क्लाइंट, सेल्फ एविडेंट है, और जब ऑडिटर क्या कर लेता है, खुद के फॉर्म रिलेशनशिप विद क्लाइंट आप बना लेते हो। ठीक है। और आप क्लाइंट के लिए क्या हो, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो, क्लाइंट के तरफ आपका झुकाव हो गया अब आपका। ठीक है। क्लोज रिलेशनशिप, एग्जांपल क्या है, मान लो एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, क्लोज रिलेटिव, ऑडिट टीम का कोई पर्सन है, उसका कोई रिलेटिव है जो क्लाइंट की बहुत बड़ी पोजीशन पे काम कर रहा है। ठीक है। ऑडिट टीम का, ऑडिट फर्म का कोई पहला पार्टनर था, वो अब डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय बन गया क्लाइंट का। मैं आपको फैमिलियरिटी थ्रेड का कोई एग्जांपल दूं, ये ऐसा हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ है, हमारे साथ हुआ है, मतलब मैं जब काम कर रहा था तब हुआ है। आपको देता हूं, जस्ट 1 मिनट लूंगा मैक्सिमम।
मैंने बिग फोर में अपना सीए बनने के बाद ज्वाइन किया एज अ फ्रेशर, तो वहां पे पोजीशन होती है असिस्टेंट मैनेजर की। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप ज्वाइन करते हो ऑडिट प्रोफाइल के अंदर, श्रेष्ठी ऑडिट के अंदर मैंने ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट मैनेजर। तो हमारे ऊपर जो पोजीशन होती है वो होती है डिप्टी मैनेजर की, जिसको हम बोलते हैं डीएम। असिस्टेंट मैनेजर का मतलब होता है एएम। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो हमें एक असाइनमेंट मिला था लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने का, ठीक है। वहां पे जो मेरे डीएम थे उस टाइम पे, हम लोगों ने एक ईयर कंप्लीट किया, मतलब ऑडिट कंप्लीट किया, ईयरली ऑडिट, एनुअल ऑडिट था वो कंप्लीट किया साल के एंड में। अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था, तो मार्च तक का ऑडिट हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अगले क्वार्टर में हम लोगों ने क्या देखा, वो जो डीएम थे उन्होंने उस बिग फोर फर्म को छोड़ा और क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया। देखा आपने, क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया। और जब हम क्वार्टरली, आपको मैंने बताया था ना फर्स्ट क्लास में कि लिमिटेड रिव्यू होता है, जहां पे आप लोग एश्योरेंस देते हो नेगेटिव या मॉडरेट लेवल की लिमिटेड रिव्यू, लिस्टेड कंपनी को लिमिटेड रिव्यू कराना होता है, एलआर हर क्वार्टर में होता है। अब जब हम अप्रैल में जून जो क्वार्टर था उसका ऑडिट करने के लिए, लिमिटेड रिव्यू करने के लिए सॉरी, जब गए जुलाई में, तब तक वो जो डीएम थे वो वहां पे ज्वाइन कर चुके थे एक तरीके से इनडायरेक्टली। क्योंकि कुछ पीरियड होता है कि अगर आप किसी बिग फोर में, ऐसा होता है बिग फोर में अगर आप जॉब कर रहे हो एज ऑडिटर, तो क्लाइंट पे कुछ पीरियड तक, अगर आप बिग फोर छोड़ करके क्लाइंट को ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ पीरियड का गैप आपको रखना पड़ता है, 3 महीने 6 महीने का, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने उनको क्लाइंट पे देखा बहुत फ्रिक्वेंटली, दैट मींस सबको पता लगा कि क्लाइंट पे ही वो ज्वाइन कर रहे हैं, और उन्होंने अगस्त या सितंबर में क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया था। जब हम लिमिटेड रिव्यू कर रहे थे, जब हम चेक कर रहे थे काम को, तो वो पहले मार्च में, अप्रैल में क्या कर रहे थे, वो सीए फर्म के साइड से ऑडिट कर रहे थे, सब चीजों पे चेक कर रहे थे, बहुत अच्छे चेक कर रहे थे, वर्क पेपर ले रहे थे, ठीक है, और क्लाइंट को मतलब पूरा लगा करके रखा होता क्लाइंट का। लेकिन जब हम लिमिटेड रिव्यू करने गए और अब वो क्लाइंट की साइड है, वो पर्सन क्या है, क्लाइंट की साइड है, और हमारे उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है। मैंने तो तब ज्वाइन किया था, उससे पहले जो टीम मेंबर थे उनके तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनके साथ, जो वो डीएम थे। तो अब जब हम डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं तो क्लाइंट ने क्या किया, बहुत अच्छा गेम खेला, क्लाइंट ने उनको आगे कर दिया कि आप ऑडिट करवाएंगे। पहले आप ऑडिट टीम का पार्ट थे, अब आप क्लाइंट का पार्ट है, और अब आपको ऑडिट करवाना है, पहले आप ऑडिट कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे, हो सकता है बहुत जगह पे उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, कॉर्पोरेट नहीं किया, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज उनका वो ठीक भी है, वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो ऑडिट टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और हमारी साइड से जो टीम मेंबर्स थे उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप था उनके साथ, तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे जब ऑडिट कर रहे थे। तो वो जो थ्रेट था आपका, वो फैमिलियरिटी थ्रेट था एक तरीके से, ठीक है, जहां पे आपका जो पर्सन है आपकी टीम को छोड़ करके दूसरे क्लाइंट को ज्वाइन कर चुका है। अब आप कैसे उनसे डॉक्यूमेंट मांगोगे, बिकॉज आप उनको पर्सनल जानते हो, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है उनके साथ, ठीक है। तो ये एक हमारे साथ एक्चुअल में सिचुएशन हुई थी जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा सर इंटिमिडेशन का थ्रेट, मैंने आपको बताया कि जब क्लाइंट आपको डराता है, धमकाता है, आप बोल सकते हो जब क्लाइंट आपको धमकियां देता है कि अगर ऑडिटर इज थ्रेटेंड नॉट टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज और टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ हिज ऑडिट, कि अपना काम मत करो ऑडिटर, या अपने काम का स्कोप कम कर दो। जब आपको ऐसा बोला जाता है, डराया धमकाया जाता है, तो वो थ्रेट को हम बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। आइए इंटिमिडेशन थ्रेट का आपके लिए एक सुनहरा सा प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जल्दी से हमें इसको जल्दी से पढ़ना है, ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ था। आपको समझ में आ रहा है? PwC resigns as Reliance Capital auditor over certain transaction। ये क्या है सर? 2019, आप डेट देखो 12 जून 2019। इसमें क्या हुआ था सर, PwC ने रिलायंस कैपिटल, जो अनिल अंबानी जिसके मालिक है, उसका ऑडिटर वो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। क्यों किया? आप लैंग्वेज देखना, आपको मजा आ जाएगा। आप बोलोगे सर जो हम पढ़ रहे हैं ना एग्जाम्पल प्रैक्टिकल वैसा होता है सर रियल वर्ल्ड में। देखना यहां पे मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं, ये देखो, यहां से पढ़ो, यहां से The auditor also raised these issues with the company from time to time starting February 19, said PwC in the resignation letter uploaded on the website of the MCA. The letter further said that the audit firm did not receive any substantive or satisfactory responses to the question raised. Accordingly, the audit firm sent a letter dated this under section this. ये जब हम लोग दोस्त पढ़ेंगे ना, ये जब सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब फिर से मैं आपको इस एग्जांपल पे लेकर के आऊंगा। ये आपका ये जो सेक्शन है ये फ्रॉड रिपोर्टिंग का होता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 आपके ऑडिट के अंदर भी है। जब हम लोग पढ़ेंगे तब इस पे मैं आपको लेकर के आऊंगा। अभी आप देखो, ऑडिटर ने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया, ठीक है, कुछ इश्यूज उसको थे। क्या इश्यूज थे ये देखो, PwC एडिड दैट द कंपनी थ्रेटन, उनको डराया, कंपनी ने जो रिलायंस कैपिटल है उन्होंने डराया टू इनिशिएट कि हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेंगे। PwC के अगेंस्ट रिलायंस कैपिटल लीगल एक्शन ले लेगा। PwC बोल रहा है कि हमें रिलायंस कैपिटल ने डराया कि हमारे अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले लेगा। इससे क्या हुआ,
which further impair its ability to complete the audit in a fair manner। कि अब हम लोग डर गए हैं कि हमारे ऊपर कुछ केस वेस करेंगे, हमें लॉस होगा, तो हम लोग अपना ऑडिट कैसे करें। अब सच एक्शन क्रिएट, ये देखो, इंटिमिडेशन थ्रेट फॉर अस, दिख रहा है, मैं इसको और ज्यादा बोल्ड कर देता हूं और इसको हटा देता हूं। ये देखो क्या बोल रहा है, सच एक्शन क्रिएट इंटिमिडेशन थ्रेट, कि हमारे लिए वो जो हमें धमकी दी ना उन्होंने, हमारे लिए वो इंटिमिडेशन थ्रेट है कि हम आपको लीगल केस में फंसाएंगे, रिलायंस कैपिटल ने हमको ये धमकी दी है, तो हमारे लिए इंटिमिडेशन थ्रेट है। एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड एक्सरसाइजिंग इंडिपेंडेंट जजमेंट, कि अब हम लोग इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अब हम रिजाइन कर रहे हैं। तो ये मैं आपको केस बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली हुआ है, ठीक है, जहां पे आपको इंटिमिडेशन थ्रेट का आपको एग्जांपल दिखा होगा कि हाँ सर इंटिमिडेशन थ्रेट वाकई में हुआ है। पीडब्ल्यूसी सर इतना बड़ी फर्म है सर, बिग फोर फर्म है, क्या वो ऐसा झूठ मूठ बोलेगी क्या, ऐसे ही करेगी क्या सर। रियल लाइफ में ऐसा होता है, और ऑडिटर के पास वहां पे सेफगार्ड, उसने सेफगार्ड यूज किया, ये सेफगार्ड था जो उसने यूज किया, रिजाइन कर दिया। ये सेफगार्ड का पार्ट था उस थ्रेट के अगेंस्ट जो पीडब्ल्यूसी ने यूज किया। अब देखो यहां पे है एग्जांपल ऑफ सच थ्रेट आर थ्रेट टू रिप्लेस द ऑडिटर, ये रहा, ये आप लिख सकते हो यहां पे पीडब्ल्यूसी एग्जांपल, ठीक है, ऑफ रिलायंस कैपिटल क्या सर, थ्रेट ऑफ फाइलिंग अ सिविल और क्रिमिनल केस ऑन फॉल्स ग्राउंड, कि क्लाइंट जब आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि हम आपके अगेंस्ट एक केस ठोक देंगे, तो उस केस में आपका इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। एग्जाम्पल लिखा, मजा आया ना, तो प्लीज दोस्त इस वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, और शेयर भी कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। एक और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, अभी जब सेफगार्ड करते हैं उसमें भी आपको बहुत आनंद आएगा, अभी देखते हैं। तो ये सर 5 टाइप के थ्रेट हमने डिस्कस किए, क्या क्या सर, FSSAI बोल दो, या डायरेक्टली आप बोलोगे तो वैसे भी कर सकते हो बिना इस कोड के। मैं आपको FSSAI से बता देता हूं, F फॉर फैमिलिटी थ्रेट, S फॉर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, S फॉर सेल्फ रिव्यू थ्रेट, A फॉर एडवोकेसी थ्रेट एंड I फॉर इंटिमिडेशन थ्रेट। ये 5 थ्रेट है। अब सर मैं आपको ना फिर से, मेरा यही पढ़ाने का तरीका है कि मैं आपको पहले बुक में कंटेंट बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ऐसी सिचुएशन है, ऐसा केस है, आप खुद फील करो कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, तो फिर हम देखेंगे बुक में भी वैसा ही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। अब सर ये जो थ्रेट है ना, इनके अगेंस्ट कुछ सेफगार्ड्स हैं ऑडिटर के पास, कि वो कुछ मेजर्स यूज करे ताकि ऐसे जो थ्रेट अगर आते भी हैं तो वो रिमूव हो जाए। आपको पहला सेफगार्ड मैंने प्रैक्टिकली दिखाया कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा थ्रेट क्रिएट होता है तो आप क्या करो, रिजाइन कर दो। सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट ब्रह्मास्त्र क्या है, आप रिजाइन कर दो, सर हमें नहीं करना काम, यहां पे हमारा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो गया। सेकंड सर, बिग फोर में ऐसा होता है, बड़ी फर्म्स में ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, एक एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन लेते हैं, या बोल सकते हो क्लाइंट वाइज कंफर्मेशन लेते हैं, जो लोग ऑडिट करने जा रहे हैं अपनी ऑडिट टीम से, कि आप लोग इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट आपकी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुई ना इस क्लाइंट पे जो आप जहां पे आप ऑडिट कर रहे हो, चाहे आपका फैमिलिटी थ्रेट से कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, चाहे आपका खुद का इंटरेस्ट हो, यहां पे ऐसा कुछ तो नहीं है ना। सर एग्जांपल एक बार दिखाओगे कैसा होता है वर्क पेपर, ये देखो, ये बिग फोर में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा मतलब मैंने साइन किया था वर्क पेपर, क्या है आप देखो ना एक बार। इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन क्या है, इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन, आप देखो क्लाइंट का नेम, किस साल का ऑडिट किया है, 2 साल पहले मैं बिग फोर में था तब की बात है ये, ठीक है, कौन से ईयर का हमने ऑडिट किया है। सर ये देखो, फाइनेंशियल रिलेशनशिप, I and my immediate family members do not have any of the following relationship with client, यहाँ पे क्लाइंट का नाम था और उसके एफिलिएट्स के साथ, और सर ये टाइप की हम यहाँ पे एग्जांपल दे दी कि ये ऐसा कुछ भी आपका नहीं होना चाहिए क्लाइंट के साथ, मतलब आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं होना, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। अगर है तो बता दो, ये देखो अगर है, अगर इन केस यू हैव सच रिलेशनशिप तो बता दो क्या क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है आपकी, आपके रिलेटिव की कोई रिलेशनशिप है, और आप रिमार्क्स लिख दो, ये बता दो एनए। सेकंड देखो एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको क्या बताया ना, एम्प्लॉयमेंट क्लाइंट हमें ऑफर कर सकता है, तो क्या ऐसा कुछ है तो वो बता दो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद सर
बिजनेस रिलेशनशिप, अगेन मैंने आपको बताया ना कि मेरे भाई का बहुत ज्यादा बिजनेस क्लाइंट से आता है, तो आपका कोई ऐसा बिजनेस रिलेशनशिप तो क्लाइंट के साथ नहीं है, अगर है तो बता दो, बिकॉज ये सारे क्या हो रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं सर, तो वो पहले ही बता दो ताकि वो सब आपका रिमूव हो जाए, आपको ऑडिट टीम से हटा दिया जाएगा। वरना अगर आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं, या तो आपको ऑडिट टीम से हटा दिया जाता है, या जो थ्रेट है, जो क्रिएट किया है थ्रेट, मान लो आपने शेयर ले रखे हैं क्लाइंट के बहुत सारे, तो आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो आपको शेयर को बेचना पड़ेगा, जितने भी शेयर्स आपके पास क्लाइंट के हैं वो सब आपको सेल करने पड़ेंगे ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। ठीक है सर, आप देखो नीचे डिस्क्लेमर, मतलब अपना डिस्क्लेमर, सॉरी डिस्क्लेमर क्या, अपना खुद का एक्सेप्टेंस। आई अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंस रिस्ट्रिक्शन विल कंटिन्यू टू अप्लाई टू मी टिल एजीएम डेट, एजीएम की डेट तक, इन केस आई, अगर मैं कोई भी सर्विसेज देता हूं ये सब तो वो अप्लाई होंगी। देखो सिग्नेचर, देखो मेरा सिग्नेचर है, नाम है, डेट है, प्लेस है, और ये नीचे एनेक्सर दिया हुआ है कि आप कौन कौन से टाइप की सर्विसेज दे सकते हो, जहां जहां पे आपकी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट लगेंगी, ये सारा दिया हुआ है। तो सर ये सर खाली बुक में नहीं है, अगर आपको लगता है कि जो आप ये पढ़ रहे हो ये इंटर तक पढ़ोगे या सीए फाइनल तक पढ़ोगे फिर आपके काम नहीं आएगा, नहीं सर, बहुत ज्यादा ट्रिमेंडसली आपको हेल्प करेगा अगर आप समझते हो कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है, इंडिपेंडेंस का मतलब ये है प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, और प्रैक्टिकली क्यों अप्लाई होना चाहिए इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्यों इंडिपेंडेंस प्रैक्टिकली इतना तवज्जो पे है, अब मैं आपसे बात करता हूं तवज्जो पे क्यों है। एक चीज बताओ, क्या क्लाइंट जो है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके जो ओनर्स हैं, या जो भी थर्ड पार्टीज हैं जो अपने डिसीजन लेते हैं, जिनको हम यूजर्स बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्या वो ऑडिटर को जानते हैं क्या ऑडिटर उनका वो लगता है क्या, भाई बंधु लगता है क्या, नहीं सर। तो फिर क्यों ऑडिटर के रिपोर्ट पे वो इतना रिलाई करते हैं, बिकॉज सर ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसके ऑडिट रिपोर्ट पे सर इतना रिलाई किया जाता है। अगर मान लो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता, आप किसी और ऑडिटर की बात कर रहे हो, किसी और ऑडिटर की बात कर रहे हो क्या, इंटरनल ऑडिटर की आपने बात की, मैनेजमेंट का एक ऑडिटर होता है जो मैनेजमेंट ऑडिट करता है, उसकी आपने बात की नहीं, क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जो ये ऑडिट कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, तो इसका रिपोर्ट का इतना ज्यादा रिलायंस इसलिए तो है। अदरवाइज तो सर जो कंपनी है उसके पास कमी थोड़ी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, उसके वहां पे अगर मान लो एक लिस्टेड कंपनी का एग्जांपल लूं, मैं रिलायंस का एग्जांपल लूं, रिलायंस कंपनी में सर कितने हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहे होंगे जो उनके अलग अलग लेवल्स पे होंगे, फाइनेंस में कोई कहां पे होगा, तो क्या वो खुद ऑडिट नहीं कर सकते क्या रिलायंस का, उनको ऑडिट नहीं आता क्या, उनको अकाउंटिंग नहीं आती क्या, कर सकते हैं सर। तो सर उनसे क्यों नहीं ऑडिट करवाया जाता, बिकॉज सर उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है रिलायंस के साथ, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है रिलायंस के साथ, तो वो जो रिपोर्ट देंगे ना अपनी, जो ओपिनियन देंगे अपना, वो बायस्ड होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, वहां पे इंडिपेंडेंस नहीं होगी सर। जबकि जो थर्ड पार्टी होगी, जो ऑडिटर होगा, बाहर की जो पार्टी होगी एक्सटर्नल ऑडिटर, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, उसे कोई मतलब नहीं होता कंपनी के साथ, तो मतलब का मतलब ये सारे मतलब, ना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो, ना रिव्यू थ्रेट हो, ना इंटिमिडेशन थ्रेट हो, ना फैमिलियरिटी थ्रेट हो, ना ही एडवोकेसी थ्रेट हो, ऐसे कोई भी टाइप का थ्रेट या कोई भी रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ उसका नहीं होता, इसीलिए उसकी रिपोर्ट के ऊपर इतनी दुनिया रिलाई करती है दोस्त। इसीलिए इंडिपेंडेंट होना एक ऑडिटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है ये इंडिपेंडेंट वाला। आप कुछ भी हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा एज ऑडिटर, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है ऑडिटर की लाइफ में। सर अब सेफगार्ड्स क्या हैं, सेफगार्ड्स ये देखो, ये अगला टॉपिक हमारा कि सेफगार्ड्स क्या हैं सर, अगर इंडिपेंडेंस कहीं पे कॉम्प्रोमाइज होती भी है, दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज हो रही है या ऐसा सिचुएशन आती है, तो क्या सेफगार्ड है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक तो कि इंटिमिडेशन थ्रेट का जो दिखाया पीडब्ल्यूसी का कि आप छोड़ सकते हो, रिजाइन कर दो। दूसरा आपको दिखाया कि पहले ही लिखा करके ले लो, रिटर्न कंफर्मेशन ले लो अपने टीम से, ऑडिट टीम से, कि आप वहां पे कोई भी आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तीसरी चीज ऐसी होती है कि अगर आप क्लाइंट पे पहले ज्वाइन कर रहे हो, क्लाइंट पे जब ज्वाइन कर रहे हो उससे पहले एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन होगी। तीसरी एक और चीज, तीसरा आपको सेफगार्ड का एग्जांपल देता हूं, आपके जो मैट में ना जो मटेरियल है उसमें ये एग्जांपल नहीं लिखे हुए दोस्त, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक क्लाइंट पे आप जा रहे हो, बार बार ऑडिट करने जा रहे हो, ऑडिट टीम जा रही है आपकी, तो फैमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट हो सकता है, बॉन्ड बन सकता है, तो उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला हुआ है, क्या, रोटेट कर दो, रोटेशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टीम। ये कौन बोलता है सर, आपका ये SQC1 भी बोलता है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आपको दिख रहा हो, ये SQC1 है सर, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, ये आपके एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है, ये हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे देखो क्या बोलता है, ये रहा,
create policies to reduce familiarity threat, for example rotation of engagement partner in team। जब आप किसी टीम को एक जगह पे बार बार ऑडिट करने के लिए भेज रहे हो और आपको दिख रहा है कि वहां पे एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है, तो जो काम हो रहा है वहां पे हो सकता है इंडिपेंडेंस हाइट हो जाए, तो आप उस टीम को रोटेट कर दो, दूसरी टीम को वहां पे डाल दो, एंगेजमेंट पार्टनर चेंज कर दो, तो वो नए लोग आएंगे तो नए तरीके से काम होगा, रिलेशनशिप वहां पे जीरो हो जाएगी उनकी जो थी पहले से। ठीक है ना। तो ये एक सेफगार्ड अगेन है जो सीए फर्म यूज कर सकती है अगर उनको लगता है कि इंडिपेंडेंस हर्ट हो रही है फैमिलिटी थ्रेट के अगेंस्ट। मैंने आपको बताया। अब इसमें एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसमें कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ, सिंपल लिखा हुआ है। पहला पॉइंट पहले आप पढ़ो सेफगार्ड का मतलब क्या है। सेफगार्ड मींस दोज मेजर्स व्हिच आर एम्प्लॉयड सो एज टू इंश्योर दैट वेरियस थ्रेट्स फेस बाय ऑडिटर आर एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। कि वो मेजर्स, वो तरीके जो एज ऑडिटर आप लगाओगे जिससे आपके जो थ्रेट्स हैं, जो हमने ऊपर 5 टाइप के जो थ्रेट्स पढ़े, कौन कौन से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, 5 थ्रेट, कैसे भी बोल लो आगे पीछे, ये 5 ही थ्रेट है। ये रिड्यूस हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, या बहुत कम लेवल तक आ जाए, रिड्यूस हो जाए एक्सेप्टेबल लेवल तक। सर कौन कौन से क्या क्या एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, मतलब क्या क्या लिखा है इन्होंने। दी सेफगार्ड आर जनरली क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन सच एज, कौन क्या क्या है सर। देखो, फॉर द पब्लिक ऑडिट की क्वालिटी के अंदर अगर पब्लिक को कॉन्फिडेंस लेके आना है, क्योंकि आप जो ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए तो पब्लिक रिलाई कर रही है, तो पब्लिक रिलाई करे इसके लिए क्या करना चाहिए, ऑडिटर को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए एंटिटीज के अंदर जिसके अंदर ऑडिट कर रहे हैं। मतलब सेफगार्ड क्या है, आप इंडिपेंडेंट रहो। अरे इंडिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, मतलब अगर थ्रेट आते हैं तो उसका सेफगार्ड बताओ ना। नहीं भाई, उसने क्या बताया, अगर आप जब ऑडिट कर रहे हो तो पब्लिक आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई करे, क्वालिटी ऑफ ऑडिट पे रिलाई करे, तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ ऑडिट द की फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, उसको आप कंप्लाई करो, वो आप लेकर के चलो। हमेशा इंटीग्रिटी फॉलो करो, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये 3 चीजें फॉलो करो, तो मतलब एक तरीके से सेफगार्ड हो गया आपका। ठीक है। नेसेसरी रिक्वायर द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट, जो बोलते हैं कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, बिकॉज डेफिनेशन में भी एग्जांपल उसमें भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ये तीनों हैं तभी आप इंडिपेंडेंट हो। इसमें से कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। उसके बाद बोलता है कोई भी काम लेने से पहले, एक्सेप्टेंस लेने से पहले, किसी काम का, क्लाइंट का काम लेने से पहले ऑडिटर मस्ट कंसीडर कि उसको कोई थ्रेट तो इन्वॉल्व नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसका कोई रिलेटिव का कोई बिजनेस वहां पे क्लाइंट साथ जुड़ा हो, तो वो पहले चेक कर लेना। उसका मैंने आपको दिखाया इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन हम लोग ले लेते हैं, वो एग्जांपल इसका हो गया। आप लिख सकते हो इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन, जो आप लेते हो इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन, जो अपनी ऑडिट टीम से आप लोग लेते हो। उसके बाद सर अगर ऐसा कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है, अगर है ऐसा कोई थ्रेट, तो ऑडिटर को या तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए या अपने सेफगार्ड लगा दे, एक्सेप्ट ही ना करे क्लाइंट को, या अगर क्रिएट हो गया वो थ्रेट तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करे, सर काम को छोड़ दे, जैसे पीडब्ल्यूसी ने किया। इफ द ऑडिटर, जैसे ये वाला एग्जांपल है पीडब्ल्यूसी का, सॉरी, यहां पे तो क्या करे, एलिमिनेट करने के लिए वो सेफगार्ड लगा दे। और यहां पे क्या है सर, अगर ऑडिटर फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे सेफगार्ड को, ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क, वो काम को एक्सेप्ट ही ना करे। मतलब ये दोनों पॉइंट एक जैसे से बोल दिए, आप लिख सकते हो इन दोनों के लिए। पीडब्ल्यूसी जो रिजाइन किया, पीडब्ल्यूसी ने रिजाइन फ्रॉम रिलायंस कैपिटल आरसी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर हमने जो पढ़ा है वो एक्चुअल में है कि ऑडिटर को, हे ऑडिटर तू कोई ऐसे काम को एक्सेप्ट ही मत करना जहां पे तेरे को पहले थ्रेट दिखता है, और अगर लगता है थ्रेट तो सेफगार्ड अप्लाई कर देना। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद अगर तेरे को दिखता है कि क्लाइंट पे थ्रेट क्रिएट हो गया है और आप सेफगार्ड नहीं लगा पा रहे हो, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो थ्रेट को, तो काम को छोड़ दो उस काम को, ठीक है। आपको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हमेशा कंप्लाई करना है, आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है। तो यही है सर। और आपको क्लाइंट का एक्सेप्ट करने से पहले काम देख लेना कोई थ्रेट वहां पे है नहीं है। अगर वो कैसे चेक करेंगे, इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन ले लो, आप चेक कर लो। तो ये करके आप सेफगार्ड हैं जिससे आप थ्रेट्स को इंडिपेंडेंस के रिमूव कर सकते हो। वह प्यार से बोल दो जय श्री राधे, जय श्री राधे सर। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा लास्ट जो चीज है वो हम देखते हैं। सर आपने सब बता दिया, आपने इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन नहीं बताया अभी तक। ये देखो आपके मटेरियल में इंडिपेंडेंस का एक बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या मतलब है, मीनिंग इंडिपेंडेंस का मतलब है जजमेंट, जो आप काम कर रहे हो, जजमेंट ले रहे हो ना, ओपिनियन दे रहे हो तो एक जजमेंट इन्वॉल्व है। जो आप काम कर रहे हो, जो आप जजमेंट दे रहे हो एक पर्सन की जजमेंट, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस का वैसे मतलब बताया हुआ है, ऑडिट के सेंस में आपको इसको लेना है। जब आप जजमेंट ले रहे हो, एक पर्सन जब जजमेंट ले रहा है तो वो किसी के सबऑर्डिनेट होकर के, किसी की डायरेक्शन के हिसाब से उसको जजमेंट नहीं लेनी होती जिसने उसको एम्प्लॉय किया है। तो दैट मींस आप इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंस मींस जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट, उसके हिसाब से,
मतलब उसका कोई इन्फ्लुएंस ना उसके जजमेंट के ऊपर, टू विशेज या डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज हिम। इससे क्या होगा सर, आप अनबायस्ड मैनर में काम कर पाओगे। इससे क्या होगा सर, आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। डन। सर ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कहां कहां पे दिया हुआ है, इसका रेफरेंस तो दिया होगा ना, आप बोल सकते हो ये रेफरेंस दिया हुआ है इंडिपेंडेंस का बहुत जगह पे। सर स्टैंडर्ड्स, आपकी जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, सर ये क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बात करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उससे बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूं कहां कहां पे आपका रेफरेंस दिया हुआ है। मैंने आपको दिखाया SQC 1 में इंडिपेंडेंस का रेफरेंस दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस के ऊपर आपका पूरा कंटेंट दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंस क्या है, कैसे है, क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद सर आपका ऐसे 200 का नाम पढ़ना, बस मेरे को नाम बता देना क्या लिखा हुआ है 200 का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, क्या लिखा हुआ है सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऑडिटर भी तो लिख सकता था खाली, स्टैंडर्ड के अंदर खाली ये भी तो लिख सकते थे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। व्हाई इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्यों लिखा, बिकॉज सर ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड्स के अंदर आपकी रेफरेंस दी हुई है। आपको मैं एक और स्टैंडर्ड दिखाता हूं जहां पे ये आपको दिखेगा कि इंडिपेंडेंट रिपोर्ट अगर दिखेगा तो ऐसे 700 है ना आपका ये, हाँ जी, इसका मैं आपको जब एग्जांपल दिखाऊंगा ना, ऑडिट रिपोर्ट जब दिखाऊंगा, ऑडिट रिपोर्ट की हेडिंग होती है, मैं आपको बता देता हूं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। जब आप कोई भी ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो उसकी हेडिंग होती है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ऑडिटर को, अदरवाइज ऑडिट ना कर भाई, ऑडिट करने का कोई फायदा ही नहीं है। इंडिपेंडेंट है तभी लोग ऑडिट करवा रहे हैं, अदरवाइज कोई ऑडिट नहीं करवाएगा आपसे, ठीक है। उसके अलावा कहां रेफरेंस दिया हुआ है सर, मैं आपको और दिखाता हूं रेफरेंस। सेक्शन, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना दोस्त, सेक्शन 141, जिसको हम लोग कंपनी ऑडिट में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है कंपनी ऑडिट, उसके अंदर पढ़ेंगे। जब मैं आपको बताऊंगा अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होना तो आप किसी कंपनी के एज अ ऑडिटर ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो। वहां पे बहुत सारी टर्म्स है, कंडीशंस हैं, जहां पे ये लिखा हुआ है अगर आप कंपनी के साथ कोई आपकी एम्प्लॉयमेंट थी, पहले कंपनी के ऑफिसर के साथ आपका कोई वो है एम्प्लॉयमेंट थी, आपका रिलेटिव वहां पे मान लो उसकी एम्प्लॉयमेंट है, आपका पार्टनर वहां पे कोई रिलेशनशिप है पार्टनर की, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। बिकॉज क्यों, आपकी इंडिपेंडेंस हर्ट होगी। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब ये बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, अगेन हे ऑडिटर, ऑडिट करने के लिए यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट हर जगह, ठीक है। तो ये रेफरेंस दिया हुआ है आपका ऑडिट के अंदर, मैंने आपको यही बताया, ये जो लिखा हुआ है ना कि द नीड फॉर ऑडिटर इंडिपेंडेंस इज प्रोवाइडेड इन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आप लिख सकते हो ऐसे 200 नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। SQC 1, ठीक है, ऐसे 700 जो आप ऑडिट रिपोर्ट देते हो, हर जगह आपका इंडिपेंडेंस का रेफरेंस दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 यहां रेफरेंस दिया हुआ है आपका, मतलब सेक्शन 141 है ही इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग कि अगर आपकी ये कंडीशंस है, अगर आप ऐसे ऐसे हैं आपकी रिलेशनशिप, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। मतलब वो इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर रहा है, वो सेक्शन किसको इंश्योर कर रहा है, इंडिपेंडेंस को। उसके अलावा सर CA एक्ट के अंदर सर प्रोफेशनल एथिक्स नाम की एक चीज होती है जो आपके फाइनल में आती है, वहां पे भी सर इंडिपेंडेंस का रेफरेंस दिया हुआ है, वो फाइनल में पढ़ेंगे। तो ये सब जगह पे आपका रेफरेंस दिया हुआ है इंडिपेंडेंस का। अब इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंस से क्या होगा, जो आप रिपोर्ट दे रहे हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, इसलिए आपका इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सब लोग, सब स्टेक होल्डर एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हुए बिना कोई रिपोर्ट देते हो तो लोगों को यही लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंस वहां पे नहीं थी, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो आपकी रिपोर्ट को वो लोग देखेंगे ही नहीं। अगर आप किसी और ऑडिट की बात करें, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की अगर आप बात कर लें, तो क्या उसको स्टेक होल्डर्स इतने तरीके से देखते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उनको पता है इंटरनल ऑडिटर क्या है। हो सकता है कंपनी खुद का भी पर्सन हो जो इंटरनल ऑडिटर है, और वहां पे वो इंडिपेंडेंट होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी हुई, बिकॉज वहां पे उनको पता है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसलिए। जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो ऑडिट रिपोर्ट देते हो वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे अगर आप, तो कोई फायदा नहीं है, आपकी रिपोर्ट के ऊपर कोई रिलाय नहीं करेगा, आप इंडिपेंडेंट पहली बात ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे एज ऑडिटर, कहने का मतलब है। तो इंडिपेंडेंस, अगेन मैंने इतनी बार ये वर्ड को बोल दिया है, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, आपके माइंड में रात को सपने में आएगा इंडिपेंडेंस वर्ड, इतनी बार आएगा। तो इसलिए इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो जो है, ये क्लास जो है खत्म होती है यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप अच्छा लगा होगा, मैंने पूरा एफर्ट किया समझाने का, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल देने का। हमने जहां जैसे ऑडिट किया था वहां पे जो कंफर्मेशन थी, जो मैंने अपनी खुद की साइन की हुई कंफर्मेशन आपको दिखाई है, वो जिससे आपको क्लियर हो कि हाँ सर, इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट एज अ ऑडिटर, एज अ CA हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। नोट्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया और डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक चैनल दिया हुआ है, पर्सनल नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट इश्यू आता है किसी भी टाइप का ऑडिट में या किसी और सब्जेक्ट में भी, तो मैं ट्राई करूंगा आपका वो सॉल्व करने का। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय श्री राधे।